कि आप जब से आए हैं जिले में एसपी होके, तब से कुत्ता बिलाई भी हम लोगों को नहीं पूछता है। तो सेंटेंस बहुत ही हास्यास्पद था। जी जी लेकिन सीरियस डिस्कशन था तो हंसी भी नहीं आ सकती थी। जी बिल्कुल। और 15 साल सो कॉल्ड जो आपके हिसाब से पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट रहा है। डीआईजी वायरलेस हमने खूब एंजॉय किया था। जी। एंजॉय इन द सेंस कि मुझे फिजिक्स आता था, तो मैंने बिहार पुलिस के कम्युनिकेशन सिस्टम को ही एक नया रूप दे दिया, जी जिसमें हमारे डीजी को अंदाज नहीं था कि वो अपने कमरे से टेलीफोन लाइन से बैठ करके और बिहार के सबसे सुदूर थाने के वीएचएफ सेट से बात कर सकते हैं। वो डीआईजी जो रेड में है, एकदम इंटीरियर जंगल में, उसके जीप के मोबाइल से इनको मैंने लैंडलाइन टेलीफोन से बात करवा दिया। अच्छा। जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे। द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में मैं आपको आज एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जो मशहूर शिक्षाविद होने के साथ साथ बिहार सरकार के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। तो अभियानंद सर, स्वागत है आपका हमारे शो द कैजुअल टॉक में। धन्यवाद। सर, में प्रारंभिक जीवन की बात की जाए आपकी, तो सर वो कैसी रही थी? कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी। जी। लाइक एनी अदर चाइल्ड ऑफ माई एज। स्कूलिंग मैंने की सेंट जेवियर्स सेंट माइकल्स पटना से, जी। और कॉलेज 1 साल मैंने किया था रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स ऑनर्स। जी। उसके बाद किसी कारणवश चला आया पटना यूनिवर्सिटी में और ग्रेजुएट किया फिजिक्स में फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। टॉप द यूनिवर्सिटी बेस्ट ग्रेजुएट रहा, गोल्ड मेडलिस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसी साल मैंने यूपीएससी की भी परीक्षा दी, अर्थात एमएससी मैंने नहीं किया, कंटिन्यूटी में हो गया हमारा जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और चला आया पुलिस की नौकरी में। सर, रामजस कॉलेज छोड़ने के पीछे की वजह भी शायद फिजिक्स ही थी। और वजह मैं सीधा बता देता हूँ आपको। जी। रामजस कॉलेज में था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। जी जी। वहाँ 3 वर्षों की परीक्षा होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और तीनों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। जी। फर्स्ट ईयर में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे और मैंने अप्लाई किया था कि मुझे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए सेकंड ईयर में। जी। जो हेड थे वो एग्री कर गए, सीइंग माय मार्क्स, बट टेक्निकली हमको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था कॉलेज से। अच्छा। तो रामजस कॉलेज का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, इनको हम नहीं देंगे। शायद भावना रही होगी कि अच्छा स्टूडेंट क्यों उनके यहाँ से चला जाए। जी बिल्कुल। मुझे ये अच्छा लगा नहीं, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, नहीं मिला, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूँगा ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने यूनिवर्सिटी लीविंग सर्टिफिकेट ले लिया और वापस पटना यूनिवर्सिटी में आ गया। सर, आपके पिताजी जगदानंद बाबू भी बिहार सरकार के पूर्व डीजीपी रह चुके थे। तो सर, पारिवारिक माहौल कभी इम्पैक्टफुल रहा आपके लिए आईपीएस बनने के लिए, कि या फिर दबाव एक तरीके का रहा आपके ऊपर कभी भी इस तरीके का? न तो इम्पैक्ट था, न दबाव था, और न वो कोई प्रेरणा थी। अच्छा। जब पटना यूनिवर्सिटी आया तो 2 साल मैंने जब यहाँ पढ़ाई की, तो मुझे लगा कि अब पर फिज़िक्स में मैं फ्रंटियर लेवल तक तो नहीं जा सकूँगा। रीज़न सिंपल था, मैथमेटिकल फिज़िक्स की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में होती ही नहीं थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती थी उसकी पढ़ाई। मेरा विशेष इंटरेस्ट था थियोरेटिकल फिज़िक्स में, जिसके लिए मैथमेटिकल फिज़िक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने समझ लिया था कि आगे अब मैं फिज़िक्स में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकूँगा, इसलिए मैंने तय किया कि यूपीएससी दे देता हूँ, और जो रिज़ल्ट मिल जाएगा तो ठीक ही रहेगा। तो हो गया, आईपीएस में मैंने ज्वाइन कर लिया। सर, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ आपका आईपीएस में, उसके बाद बिहार कैडर मिला,
जिस समय सर आपने बिहार कैडर ज्वाइन किया था, उस समय क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी बिहार में सर, एक आईपीएस अधिकारी के तौर पे? क्राइम, पुलिस की तो मुख्य चुनौती हमेशा क्राइम होती है, और क्राइम का जो स्वरूप होता है वो समय समय पर बदलता रहता है। जी। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो थी डकैती। अपहरण उस समय नहीं होता था, डकैती धड़ल्ले से होती थी। तो मुख्य समस्या जिसको आईपीसी के सेक्शन में कहेंगे 395, 396, अगर 396 कहीं हो गया तो माना जाता था कि एकदम स्थिति गंभीर हो गई है। तो 395, 396, 392, 394 यही सब सेक्शंस थे जिसका बहुत इम्पोर्टेंस होता। सर पुलिसिंग विभाग में सर आपने वैज्ञानिक अनुसंधान पे ज़्यादा जोर दिया, और ऐसे बहुत सारे काम थे जो स्पीडी ट्रायल हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, या फिर भूतपूर्व सैनिकों की बहाली, जिसको कि बाद में अनेक राज्यों ने अपनाया भी सर, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो सर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती थी, या फिर अंतरात्मा की एक आवाज़ होती थी कि हाँ करना है ये? न तो कोई प्रेरणा होती थी, न कोई अंतरात्मा होती थी। जी। ये शब्द अब विवादित भी हो गया है, अंतरात्मा। जी। ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरा एक अपना तरीका होता है काम करने का, सोचता रहता हूँ सवालों पर और सडनली फ्लैशेस आता है। वो फ्लैश कहाँ से आता है पता नहीं। जब फ्लैश आता है तो अगर मन को बहुत अच्छा लग गया तो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं कोई बहुत बड़ा प्लान ऑफ एक्शन और लिखित प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2 ये सब नहीं बनाता। अच्छा। इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन की गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये डार्विन थ्योरी के अनुसार एक्सेप्टेबल है। समाज एक्सेप्ट कर लेता है, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है तो गाड़ी बढ़ जाती है। जी। अगर लगा कि नहीं गाड़ी नहीं बढ़ रही है तो उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि अब ये आइडिया अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको सिस्टम नहीं मान रहा है, तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, फिर कोई दूसरा फ्लैश आएगा। नहीं, ऐसा मैंने इसलिए पूछा सर, आपकी एक किताब अनबॉन्डेड, उसमें आपने इंट्यूशन का बहुत बेहतरीन जिक्र किया है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि आपके करियर में आपके इंट्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जैसा कि लोग जानते हैं सर, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा था। आपने सही वर्ड निकाला है उसमें से, जिसको फ्लैश मैं कह रहा हूँ वही इंट्यूशन है। जी। इंट्यूशन मेरे पूरे थॉट प्रोसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ कि जो नियम हैं समाज के वो बदलते नहीं हैं, बट उस नियम का इस्तेमाल करके कौन सा प्रोसेस अख्तियार करें ये इंट्यूटिवली आता है। आप अगर गौर कीजिएगा तो इवन साइंटिस्ट लोग जो बहुत अच्छा काम कर गए हैं वो इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं। जी। कोई बहुत उनको इट्स लाइक सेइंग कि हु टॉट न्यूटन्स लॉज, किसी ने नहीं पढ़ाया उनको, लेकिन उनका अपना इंट्यूटिव फीलिंग था कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन ही सडनली गेट्स अ फ्लैश एंड ही गेट्स एन आइडिया एंड पूरी दुनिया उसको फिर एक्सेप्ट कर लेती है। तो वैसे ही प्रोसेस है माइंड का। क्या बेहतर पुलिसिंग के लिए सरकार के साथ सामंजस्य बैठाना जरूरी होता है? मैं एक डीजीपी के रोल में जो मैंने किया या समझा उस रोल को, जी। उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो डीजीपी के नीचे वाला रोल है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर। डिस्ट्रिक्ट एसपी के रूप में सामंजस्य सरकार के साथ तो नहीं हो, वो होना आवश्यक ही नहीं है, जी। क्योंकि एक एसपी को क्राइम से मतलब है और क्राइम को लॉ से मतलब है। तो सरकार से रिसोर्सेज मिलता है, और एसपी की ज़रूरत, एसपी को जो ज़रूरत होती है वो डीजीपी से मिलती है। डीजीपी की हैसियत से जो फंक्शनिंग होता है उसमें दो पार्ट है। एक विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट जो फंक्शनिंग होना है उसके लिए डीजी को किसी से सामंजस्य की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उसको अपना डिसीजन लेना है, लीगली लेना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स लेना है। लेकिन जो पुलिस विभाग
के बेहतरी के लिए उसको पैसे की ज़रूरत हो, कानून की ज़रूरत हो, उसमें उसको सामंजस्य बनाना पड़ता है सरकार के साथ, जो किसी दूसरे अन्य नॉन डीजीपी आईपीएस ऑफिसर को ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब पुलिस के कार्यशैली में राजनीतिक हस्तक्षेप रहते हैं? ये निष्कर्ष तो आप निकाल रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मतलब ये नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। आप हस्तक्षेप करवाना चाहिए तो आप तो सांस लेने के लिए भी हस्तक्षेप करा सकते हैं जी। इस सर मैं सांस लूं कि नहीं लूं, आवश्यक नहीं है। हस्तक्षेप क्या होगा अगर हम जाएंगे करने के, फर्ज कर लीजिए कि मैं गया एफएसएल के लिए एक प्रस्ताव लेके कि हमको चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट, उसका 10 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है, जी जी। तो सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। लेकिन अगर हम कन्विंस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि मिल जाएगा। तो हस्तक्षेप मेरे विभाग के कामों में तो नहीं है, अच्छा। लेकिन विभाग के बेहतरी के लिए अगर कुछ हमको करना होगा तो सरकार से हमको मांगना पड़ता है। सर, आपका एक स्टेटमेंट आप जिस समय पोस्ट पे तो उसमें बहुत वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने जाना भी था, सुना भी था कि आईपीएस को बुद्धि से काम लेना चाहिए, वरना आईपीएस और दरोगा में क्या ही अंतर रह जाता है। इसी से रिलेटेड एक बात निकल के आती है कि आज के ज़माने में जितने भी नए लोग पुलिस विभाग में आते हैं, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा, इवन होमगार्ड तक भी, उनके पास जैसे ही वर्दी आती है या तो के एक एटीट्यूड आ जाता है, हम तो वर्दी वाले हैं, देख लेंगे। इस चीज़ को कैसे कम किया जाए? इसको अगर कम करना है तो द वन मैन हु कैन रियली डू इट इज द डीजीपी। जी। वो अपने एक्शन के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि शक्ति तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे ये बेटन और लाठी और गोली में नहीं है। और ये वही कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसके एडीजीज एंड डीआईजीज एंड एसपी सब करने लगेंगे। और वो एसपी अगर एक बार अपना आँख खड़ा कर देगा अपने ऑफिसर्स के ऊपर कि ताकत का इस्तेमाल उल्टा सुल्टा हुआ, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मैंने किया था, इवन एज एसपी मैंने किया था कि नहीं, आप ताकत का इस्तेमाल, आप हाथ पांव चला रहे हैं, कोई आपको किसने अख्तियार दिया है? जी। गाली दे रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, अख्तियार ही नहीं मिला। तब है प्रश्न कि आपको क्या करना चाहिए। कई अनेक रास्ते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आइए बात कीजिए, आपको बताते हैं क्या रास्ता है। बहुत सारे नेताओं को आपसे शिकायत रहती थी कि आप ना ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं जनता के लिए, तो ये कौन सी शिकायत हो गई पुलिस ऑफिसर के तौर पे? तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का अंश आपको सुनाते हैं। जी सर। जो मुझे एज एसपी सुनने को मिला। अच्छा। आपने जो कहा कि लोगों को बहुत शिकायत रहती थी, जनप्रतिनिधियों को, तो वो शिकायत एक बार पहुंची मुख्यमंत्री तक। अच्छा। हर पार्टी के एमएलए और स्थानीय एमपी सबों ने शिकायत की। तो एक मंत्री जी को भेजा गया बिहार पटना से कि आप जाइए और एसपी को बैठा करके और बंद कमरे में बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है। जी। तो मुझे भी बुलाया गया सर्किट हाउस में, और कमरा सभी राजनीतिज्ञों से भरा हुआ था, स्थानीय प्रतिनिधि लोग थे। जी जी जी। और एक उसमें मंत्री जी भी थे, अब नहीं है, दिवंगत हो गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने कॉन्वर्सेशन को शुरू ही किया इस लाइन से कि आप जब से आए हैं जिले में एसपी होके, तब से कुत्ता बिलाई भी हम लोगों को नहीं पूछता है। तो सेंटेंस बहुत ही हास्यास्पद था। जी जी। लेकिन सीरियस डिस्कशन था तो हंसी भी नहीं आ सकती थी। जी बिल्कुल। मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि आगे हम बढ़ गए कि अगर कुत्ता बिलाई आपको नहीं पूछता है तो उसमें मेरी गलती नहीं हो सकती, कुत्ता बिलाई की भले ही गलती हो जाए। जी। तो ये होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि जनता की शिकायत एसपी तक
प्रतिनिधियों के माध्यम से आए, क्योंकि प्रतिनिधि जनता का ही। और मेरा नेचर था कि मैं डायरेक्टली सुनता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भी एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो मुझे दूसरे के माध्यम से शिकायत सुनने की क्या आवश्यकता है। डायरेक्टली अगर तुमको हम ही से शिकायत है तो सीधे आकर के बोलो, जी बिल्कुल। जो भी समस्या है तुमको। और वो किसी भी समय, रात का 1 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, मैंने व्यवस्था हमेशा रखी थी, जी। जबकि उस समय मोबाइल नहीं था, कि आप मेरे घर पर आइएगा, हम बाहर जो ड्यूटी पर सिपाही होगा उनको बजर पर उठाएगा अगर मैं हूँगा रात में। और रात में अगर नहीं हूँ, कहीं रेड पर गया हूँ, तो आप रुक जाइए, आपके रुकने के लिए हम रखेंगे जगह। जब सुबह में हम लौटेंगे किसी भी टाइम में, तो आपसे पहले मिल लेंगे, तब जाएंगे। तो ओपननेस एंड एक्सेसिबिलिटी वाज माय स्ट्रेंथ। किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि हम आए और आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप मेरी बात नहीं सुने। क्योंकि जनता दरबार जो आप लगाते थे उसका भी बड़ा एक अजीब किस्सा कहा जाए, शुरुआत ही बोला जाए कि आप जब जनता दरबार लगाते थे तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी आपके साथ फ़ोन कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे अवेलेबल होते थे, और आप सभी जो भी लोग शिकायत लेकर आते थे आप एकदम फैसला ऑन द स्पॉट करते थे। तो ये एक तरीका था जो सर आपने शायद चेंज किया बिहार में पुलिसिंग का। एज डीजीपी मेरे कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा था, जहाँ से जब मैं शाम में 4 से 5 या 5 से 6 टाइम था उसका जी, तो एसपी लोगों को हिदायत थी कि वो रहें अपने कमरे में। तो मान लीजिए शेखपुरा का कोई था कोई व्यक्ति आ गया और उसकी शिकायत है, तो उसको हम टर्न अराउंड कराते थे टीवी की तरफ। एसपी शेखपुरा ऑनलाइन, जी, एसपी शेखपुरा से ये व्यक्ति डायरेक्टली बात करेगा और हम उस व्यक्ति के पीछे बैठ करके अपने चेयर से अपना काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इन लोगों की क्या बात हो रही है। जी सर। तो अगर उसको लग गया कि शेखपुरा के एसपी से उसकी नहीं मुलाकात हुई, तो आपको मुलाकात हम यहीं से करा देते हैं और आप सीधे बात कीजिए। जी, अगर हमको इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंटरवीन करूँगा। ये चीज़ न केवल पब्लिक को मिलती थी, ये एवरी कांस्टेबल हैड द राइट टू कम एंड मीट मी इन दैट टाइम। पब्लिक के साथ हो तब भी। जी, तो कांस्टेबल भी आते थे, रिटायर्ड लोग आते थे, तो इस सबको कुछ ना कुछ समस्या रहती ही थी। तो उसमें भी मैं अपने स्टाफ को, जो मेरे ऑफिस का क्लर्क है या हेड क्लर्क है, वो आता था मेरे ही कमरे में, उससे डायरेक्टली उसकी बात मेरे सामने में होती थी, जी, मैटर सेटल होता था। और अगर नहीं सेटल होने लायक है तो उसको बता देते थे कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और आप पेपर हम आपको सब दे देते हैं फोटो करा करके, आप अपने वकील के पास जाइए और कोर्ट पहुंच जाएंगे। जी। सर बात अगर पटना यूनिवर्सिटी की जाए, जिस समय आप छात्र थे, उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब आपके सीनियर थे, चुनाव लड़ रहे थे। जेपी आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा भाग उस समय हुआ था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये सारे चीज़ क्या आपके लाइफ में कभी इम्पैक्टफुल रहा है, इन सब चीज़ों का कभी कोई महत्व? कभी नहीं। और कहा जाता है ऐसा कि लालू प्रसाद यादव के साथ शायद आपके वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि उनसे हमारी मुलाकात स्टूडेंट लाइफ में तो कभी हुई नहीं थी। जी, और जब मुलाकात हुई पहली बार, तो एक मुख्यमंत्री और एक एसपी के बीच में जो संबंध होता है, एसपी और मुख्यमंत्री के बीच में वैचारिक मतभेद होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एसपी जो है वो कानून में ही अपना दायरा देखता है, और उस दायरे में किसी का भेद हो, मतभेद हो, उसका कोई प्रसंग ही नहीं होता है। जी, हम लोग कोई एक क्षेत्र में थे नहीं ना, ऐसा तो नहीं था कि हम लोग दोनों क्रिकेटर थे तो क्रिकेट के मैदान में मतभेद हो रहा था। वो एक मुख्यमंत्री है, हम एक एसपी हैं, मेरा दायरा है कानून का, उनका दायरा है राजनीति का, तो ओवरलैप ही नहीं था कहीं। नहीं, ऐसी बातें इसलिए निकल के आती है। एक तो सर वो तार काटने वाला किस्सा हुआ था आपके साथ लालू यादव के सभा में, जो उनके मंत्री ने तार काटा था। उसके बाद चीज़ें ये भी निकल के आती थी कि जब भी
किसी भी प्रकार से उनकी सरकार में इन्वॉल्वमेंस रही है तो आपको पनिशमेंट पोस्टिंग या फिर हाशिए पे रखा गया है? जिसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं वो भी एक पोस्टिंग है। जी। पनिशमेंट पोस्टिंग का साधारण तात्पर्य लोग मानते हैं फील्ड नॉन फील्ड पोस्टिंग। अगर आप रेंज के डीआईजी नहीं हैं या जिला के एसपी नहीं है तो आप पनिशमेंट में हैं। जो भी है वो पोस्टिंग है और उसकी सैलरी मिलती है। आप एक पोस्टिंग बता दें जिसमें कि मैंने कुछ अलग से नहीं कर दिया, एक पोस्टिंग और 15 साल सो कॉल्ड जो आपके हिसाब से पनिशमेंट है वो पनिशमेंट रहा है। डीआईजी वायरलेस हमने खूब एंजॉय किया था जी। एंजॉय इन द सेंस कि मुझे फिजिक्स आता था तो मैंने बिहार पुलिस के कम्युनिकेशन सिस्टम को एक नया रूप दे दिया जी। जिसमें हमारे डीजी को अंदाज नहीं था कि वो अपने कमरे से टेलीफोन लाइन से बैठ करके और बिहार के सबसे सुदूर थाने के वीएचएफ सेट से बात कर सकते हैं। वो डीआईजी जो रेड में है एकदम इंटीरियर जंगल में, उसके जीप के मोबाइल से इनको मैंने लैंडलाइन टेलीफोन से बात करवा दिया। अच्छा। जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे। तो फिर ये चीज़ देख के सबको हैरत होता था। हम समझ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे डीजी अगर बात कर रहे हैं अपने डीआईजी से जो रेड में है जंगल में तो उनके लिए तो हैरत की बात थी, कैसे बात करा रहे हो। बिल्कुल। I said I know my physics and therefore I can get it done। आपको कितना समझा दे, आपको नहीं समझ में आएगा। सर वो तार काटने वाला किस्सा क्या था सर? एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी जी। और एक माननीय मंत्री जी थे ऐसे वो दिवंगत हो गए हैं। अच्छा। उनको परेशानी थी हमसे तो उन्होंने उनके मन में बात आई होगी कि इस एसपी को डिस्क्रेडिट कर दें मुख्यमंत्री के सामने। तो उन्होंने पीए सिस्टम का तार काट दिया, हमको दिखाई पड़ गया था नीचे से ही। तो हमने एक ऑफिसर भेज करके उसको जल्दी जल्दी ठीक करवाया, लेकिन उसमें भी 2-3 मिनट तो लग ही गया। तब तक आपका मंत्री जी ने तब तक कुछ बात मन से हो गई जी। उसके जवाब भी एक साधारण सा आदमी जो वस्त्र भी नहीं पहने हुए था जी, वो बांस पर चढ़ करके भोजपुरी में उसने कुछ बात कह दी। मेरी बात हमको कुछ ना तो कुछ कहना पड़ा ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने लायक था भी नहीं वो। अच्छा सर, आपने जब राजद की सरकार आई थी लालू यादव की तो उस समय आपने खुद सर अपने पोस्ट से हटने की इच्छा क्यों जताई थी सर, अगर बात की जाए उस पर तो? मैं था स्पेशल ब्रांच में। जी सर। आई थिंक आई वाज आईजी स्पेशल ब्रांच। और जब सर स्पेशल ब्रांच एक ऐसा डोमेन होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से या चीफ मिनिस्टर से डील करता है। ओके। मैं जानता था क्योंकि स्पेशल ब्रांच में मैं एसपी के रूप में रहा था। जी सर। तो एक ऐसे सरकार में जहाँ पर कि ट्रस्ट की कमी हो गई हो, स्पेशल ब्रांच का फंक्शनिंग लॉ और नियम के अंदर नहीं होता है ज़्यादा, वे उसको लीगल पावर्स नहीं होता है। जी। इसीलिए आप देखिएगा स्पेशल ब्रांच की जो पोस्टिंग्स होती है सीनियर लेवल पर उसमें पी वर्ड नहीं होता है, पुलिस विशेष शाखा विशेष। तो आई न्यू कि ये सब पुलिस की फंक्शनिंग अंडर सीआरपीसी एंड लॉज नहीं है, ये थोड़ा अलग फंक्शनिंग है। और वहाँ a very direct trust between the chief of special branch and the chief minister आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता। बिहार और जातिवाद, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे आपके ऊपर एक बहुत बार जातिवाद का आरोप लगा है सर, बिहार में खास करके, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? आरोप लगा होगा, हम अवेयर हैं कि किस किस घटना में आरोप लगा है। मैंने उसको हमेशा इस तरह से देखा है, जब भी आरोप लगा तो मैंने अपने आप से पूछा कि कानूनी रूप से मैं जो कर रहा हूँ उचित है कि नहीं। जी। अगर मुझे लगा कि नहीं ये कानूनी रूप से उचित है
तो मैंने उस आरोप को किनारे कर दिया और जिसको इच्छा हो वो जांच कर ले इसको, क्योंकि आप जब भी जांच कीजिएगा तो यही देखिएगा ना कि मैंने जो किया वो कानूनी सोच से किया या कानूनी रूप से किया, नहीं किया। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अगर करेंगे तो कानूनी रूप से करेंगे। सर एक किस्सा आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन गया, क्योंकि जब भी आपकी बात होती तो वो किस्सा जरूर जुड़ता है सर। रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, उस समय शायद आप भागलपुर में थे, पटना वापस लौट रहे थे जब आपको मालूम चली थी ये बात। फिर वहाँ से आप आरा गए, आरा में जाके आपने परिवार वालों को समझाया और बक्सर में शायद सर आपने अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया की तैयारी करवा दी थी। फिर सडनली आपको मालूम चलता है कि वो लोग तो पटना में करने वाले हैं। तो उस समय सर क्या सिचुएशन थी, आपने कैसे मैनेज किया था इस चीज़ को? आपने सब बात तो बता ही दी है उसमें। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। आप जो बोल रहे हैं वो सही है। हमने बात कर ली थी कि इसका अंत्येष्टि होनी चाहिए। पहला प्रेफरेंस मेरा था गांव। परिवार ने कह दिया कि नहीं, गांव में हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने ऑफर किया उनको कि आप बक्सर में कर लीजिए। बक्सर के लिए वो तैयार हो गए। मैंने बक्सर डीएमएसपी को मैसेज भी दे दिया था फ़ोन पर कि आप ये तैयारी कर लीजिए। एक ट्रक भी डीएम भोजपुर को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ट्रक इनको अरेंज कर दीजिए और उस पर चला जाएगा। जी सर। डेड बॉडी ट्रक आया था कि नहीं आया था याद नहीं। और उसके बाद मैं निकल गया उनके घर से ये सब बात उत करके एसपी के ऑफिस में। वहीं मैंने टीवी पर देखा कि निर्णय हुआ है कि अंत्येष्टि पटना में हुई। मैंने पूछा भी, तुरंत फ़ोन लगा के पूछा कि अभी तो निर्णय हुआ था बक्सर जाने का। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोगों का दबाव है कि अंतिम यात्रा होगी, अंतिम दर्शन होगा। अब ये परिवार को दबाव देना कि नहीं आप ये कैंसिल कीजिए, कानूनी रूप से हम कर नहीं सकते थे। ये कौन परिवार अपना डेड बॉडी कहाँ क्रीमेट करेगा, इसमें बाध्यता नहीं हो सकती है। तो हुआ और उसके बाद जो हुआ वो फिर इतिहास। इस रैली को एक तरीके से जन आक्रोश रैली या शक्ति प्रदर्शन बोलने, जो भी हुआ वो तो इतिहास है। बहुत सारे लोग चाहते थे कि आप परमिशन ना दें सर इस रैली के। परमिशन देने वाले हम होते कौन है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं नहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा अगर हम ये कह दें कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर मैनेज ही नहीं होगा जी, तो आप डीजीपी का पद छोड़ दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर मैनेज तो ऐसा क्या हो गया कि नहीं मैनेज हुआ, जो बेस्ट मैनेज हो सकता था हुआ। लेकिन अगर ये शुरू हो जाए कि डेड बॉडी हम कहाँ क्रीमेट करेंगे, ये भी कोई दूसरा ही गाइड करेगा हमको, ये हक मेरी समझ से तो किसी को नहीं है। मुखाग्नि के बाद सर आपने क्या निर्देश दिए थे पुलिस अधिकारी? मुखाग्नि के बाद निर्देश था कि क्राउड जो है, प्रोसेशन जो है वो पटना में नहीं एंटर करेगी, वो गंगा के किनारे किनारे दानापुर होते हुए वापस आ रहा। अच्छा सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपने सर सुपर 30 जैसे संस्थान की शुरुआत भी की थी सर। उसकी शुरुआत कैसे हुई सर, कहाँ से विचार आया आपके दिमाग में? जैसे मेरे मन में आइडियाज़ तो फ्लैश में आता था। जी। लगा कि पुत्र और पुत्री पढ़ करके निकल गए, आईआईटी में पहुंच गए, तो फिर गरीब बच्चों के लिए अपना कुछ समय दिया जाए, क्योंकि समय मेरे पास उस समय बहुत रहता था। जी। सो कॉल्ड शंटिंग पोस्टिंग आप लोग जिसको कहते हैं। 10 to 5 का काम रहता था ऑफिस में, उसके बाद फ्री रहते थे। तो एक फ्लैश आया कि गरीब बच्चों को पढ़ा दिया जाए, कुछ उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इतनी दूर तक दिखाई नहीं पड़ा था कि ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ तो कुछ बढ़ा, कुछ घटा, कुछ आगे बढ़ा, कुछ जुड़े, कुछ अलग हुए। ये इंटरनेशनल मीडिया का अचानक से रुझान सर सुपर 30 की ओर कैसे हुआ था? कैसे हुआ है तो इंटरनेशनल मीडिया बताएगा, लेकिन हमारी अपनी समझ हुई, थोड़ा बहुत हमने कोशिश की पढ़ने की। जी।
जर्नलिज्म में हमने पढ़ा कि न्यूज़ होता क्या है, और उसमें मैंने देखा कि अगर कुत्ता आदमी को काट लेता है तो ये न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ता को काटता है तो ये न्यूज़ हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सटीक है। एक आईपीएस अगर पढ़ा देता है अपना काम करते हुए और लोग आईआईटी में पहुंचने लगता है तो ये न्यूज़ है, लेकिन अगर एक गणित का आदमी पढ़ा रहा है गणित तो ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप तो पढ़े ही हुए हैं गणित और उसी से आपका पेट चलता है जी। तो आप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन बड़ी चीज़ हो गई। सुपर 30 को छोड़ने की मुख्य वजह पैसे थे या फिर समय का अभाव था सच में? बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट था बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन। मेरे लिए ये पैशन था और आज भी है, क्योंकि हमको पैसे की वो कमी नहीं है कि इसी के माध्यम से हमको पैसा कमाना है, लेकिन जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोफेशन था, उनके पास और कोई आमदनी का जरिया नहीं था। तो शुरू में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लगा कि हाँ ठीक है मिल के कर देंगे, लेकिन बाद में ये कन्फ्लिक्ट बहुत क्लियरली दिखना शुरू कर गया जी। कि पैशन और प्रोफेशन के बीच का कन्फ्लिक्ट है ये। क्योंकि मुंबई में एक इवेंट हुआ था जिसमें शायद 5 लाख रुपए के ऋण को लेके बातें हुई थी। हाँ बिल्कुल हुआ था, उसमें ऑफ़र किया गया था, तो मैंने कहा आपको जो सम्मान देना है आप दे दीजिए, लेकिन पैसा ना आप दे सकते हैं ना हम लेंगे। ये आपके तरफ से तय था। हाँ, तो आय का मुख्य स्रोत क्या था सर सुपर 30 का उस समय? हाई उसमें ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं, जो रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से उनको मिल जाता था उसी से काम चल जाता था, उसका एक बहुत छोटा सा भाग। बाद में एक मूवी आई थी सुपर 30, उसमें कहीं भी अभियानंद सर का जिक्र नहीं था। उसमें लगा कि सिर्फ सर्वे सर्वा एक उस मूवी से मेरा कोई संबंध भी नहीं था जी। मतलब लेश मात्र का भी संबंध नहीं था। नहीं सर, सुपर 30 तो शुरुआत तो आपने भी की थी, इसलिए तो अब हम क्या करें उसके लिए। आज के डेट में सर जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसका व्यवसायीकरण क्या सही है या फिर गलत है सर? शिक्षा मेरी समझ से व्यावसायिक चीज़ है नहीं, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर व्यवसाय हो जाएगा तो अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। सही बात है। और ये जितने भी युवा जो एडमायर करते हैं किसी भी चीज़ों को, जिनके अंदर काबिलियत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो गरीबी बोल ले या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें बाधाएं बनती हैं, उस चीज़ को दूर करके कैसे उनको मेन मुख्य धारा में लाया जाए, समाज के साथ जोड़ा जाए सर, आपके विचार क्या है इस पे? सुपर 30 एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूव कर दिया है कि गरीबी कभी भी बाधा नहीं हो सकती है, और अगर कोई ये क्लेम करे कि मैं बहुत गरीब था इसलिए नहीं उठ सका, तो वो विक्टिम कार्ड है। अच्छा। एकदम नहीं है। आप समाज में इतने एवेन्यूज़ खुले हुए हैं कि आप सिर्फ मेहनत करने को तैयार होइए, रास्ते निकल जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम आज का जो है इंडिया का, या फिर देखा जाए बाकी विश्व के मुकाबले, कितना सपोर्टिव है एक स्टूडेंट के लिए? एजुकेशन का सिस्टम जो सबसे अधिक खराबी क्रिएट कर रहा है वो है मैकेनिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। छोटे बच्चे को ये लगता है कि एक ज्ञान है जो टीचर के दिमाग में है और वो ज्ञान हमको ले लेना है अपनी टोकरी में। ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो रहा है, ज्ञान का अर्जन लोग कर रहे हैं, ज्ञान का सृजन नहीं हो रहा है, और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। क्लास 2 से बच्चे दुख का दू दू दूनी 4, तो वो रट जाता है, उसको समझ ही में उसको नहीं आता है कि हम क्या है, 2 दूनी 4 का मतलब क्या होता है जी। और अगर वो सीखेगा नहीं, सोचने की शक्ति उसमें नहीं डेवलप करेगी, तो फिर वो जान के करेगा भी क्या।
आपके पूरे करियर के दौरान सर आपके परिवार का, पत्नी का, बच्चों का कैसा सपोर्ट आपके लिए रहा सर? कोई मेरे ऊपर आश्रित नहीं था, जी, तो इसलिए वही सपोर्ट था सबसे बड़ा। फुल्ली इंडिपेंडेंट। पत्नी डॉक्टर, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, नेवर वाज अ बर्डन ऑन मी। बच्चे लोग बहुत अर्ली एज में अच्छा करके निकल गए, दोनों ग्रेजुएट किए आईआईटी से, दे हैव देयर ओन लाइव्स। तो मुझे कभी इसकी चिंता नहीं रही कि पत्नी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, समस्या नहीं रही। क्योंकि नैतिक तौर पे कभी किसी की कोई शिकायत नहीं रही आपसे, मतलब किसी भी चीज़ को लेके? नहीं, सब लोग इंडिपेंडेंट थे एंड वी ऑल सपोर्टेड ईच अदर, लेकिन किसी को किसी से आवश्यकता सच नहीं रही। एज इफ कि हमसे आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट चाहिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। जी। आप इमेजिन कीजिए ना कि स्कूल पास करते करते जैसे ही पास किए निकल गए आईआईटी पहुँच, आईआईटी से निकले बड़े जॉब में आ गए, तो फिर समस्या ही कहीं नहीं थी। सब कुछ चलते रहा भगवान का आशीर्वाद से। सर एक चीज़ देखा जाए, सर में कहा जाता है कि बिहार के यूथ सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, जबकि बिहार सर सुनने से समाधि तक को बिहार ने परिभाषित किया है। मुख्य वजह एक शिक्षक के तौर पे आपको क्या लगता है सर? डिप्रेशन जो है ना, ये बाहर के माहौल से नहीं आता है, ये आपके अंदर से ही आ जाता है। जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, जी। आप अपने से क्रिएटिवली सोच नहीं पाइएगा, आप समस्याओं का निदान अपने अंदर से झांक के नहीं निकालिएगा, आप हमेशा आश्रित रहिएगा कि कोई आएगा, अवतरित होगा और वो आके मेरी उंगलियां पकड़ेगा और मुझे उठा के ले चलेगा, जी। तो डिप्रेस्ड हो जाएगा आदमी। क्योंकि ऐसा कोई अवतार नहीं आने वाला है जो आपको उंगली पकड़ करके और भवसागर पार कर दे। खुद करना होगा। खुद करना होगा, और जिस दिन ये शक्ति आपके अंदर से जागृत हो जाएगी, उस दिन कोई डिप्रेशन क्रिएट कर ही नहीं सकता है। एक शिक्षक के तौर पे सबसे बड़ी कमी क्या आपको महसूस होती है देखा जाए तो? स्वतः सोचने की शक्ति का अभाव है। आज बच्चा आता है क्लास में इस उम्मीद के साथ कि एक शिक्षक आएंगे, वो ज्ञानी पुरुष होंगे, वो आकर के आपको अपने ज्ञान से ओतप्रोत कर देंगे और आप वहाँ से एकदम बुद्धिमान व्यक्ति होकर निकल जाएंगे। ये प्रक्रिया होती ही नहीं है। प्रक्रिया होती है, आपके अंदर बुद्धि है, ईश्वर ने दी है, और उस बुद्धि को समझ लेना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको थोड़ा थोड़ा चिंगारी उसमें लगा देना है। अगर चिंगारी लग गया आपके बुद्धि में तो आप निकल गए, बहुत दूर चले जाइएगा। अगर आप बैठे रहिएगा सुप्तावस्था में कि कोई आएगा और मुझे उठा लेगा और चला देगा, तो कुछ नहीं होने वाला। रिटायरमेंट के पहले की ज़िंदगी को देखा जाए और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को देखा जाए, मुख्यतः क्या अंतर सर आपको महसूस होते हैं? मुझे पता ही नहीं चला जी। क्योंकि मैं उसके पहले भी वर्दी पहन के कुछ काम कर लेता था जी। और तनख्वाह मिल जाता था। तनख्वाह मिला तो लगता था कि 1 महीने का काम मैंने कर दिया है, उसके बदले में पैसा मिल गया। और आप सच पूछे तो एकदम इतनी साधारण तरीके से मैंने अपना पदभार सौंप दिया, प्रणाम किया जी। और फिर उस तरह के ऑफिस में फिर गया नहीं कभी। दोबारा कभी मौका नहीं, मौका मिलेगा भी तो फिर नहीं जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सर रह गई, वो ये थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली होने वाला था गांधी मैदान में। आप शायद अमेरिका की यात्रा पे जाने वाले थे, कोलंबिया सर, और उसको आपने खुद जाके कैंसिल किया, विड्रॉ किया। उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? अगेन इंट्यूशन था। जी। मुझे कुछ इन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं ना,
वैसा कुछ भी नहीं था, अच्छा। लेकिन एक इंट्यूशन था कि लगता है कि कुछ हो सकता है, इसलिए मेरा जाना बहुत उचित नहीं हुआ है। हालांकि इंटरपोल की मीटिंग थी, इंडियन पुलिस को रिप्रेजेंट करना था, जी। मेरा सब कुछ रेडी हो गया था, परमिशन मिल गया था, वीज़ा ये सब हो गया था, बट आई वेंट माई सेल्फ। हमने लिख के दिया मुख्यमंत्री जी को में, हम कि कैंसिल करना होगा हमको। इंट्यूशन था केवल। इंट्यूशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट आपकी ज़िंदगी में रहा है हमेशा से। हाँ, मेरा कई डिसीजंस इंट्यूटिव रहता था, उसका असर भी होता था। इंट्यूटिव रहता था, एक अंदाज लगता था कि शायद कुछ हो सकता है, या ऐसे करने से ये फ़ायदा हुआ। उसका कोई प्रोसेस तो था नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मीटिंग करके और हमने मीटिंग तो हमने आई थिंक 3.5 साल डीजीपी रहे हम, एक भी मीटिंग हमने अपने ऑफिस में नहीं की, एक भी मीटिंग नहीं। लोग आए, कैजुअली आए, बात किए गए हैं। कभी किसी डिसीजन के गलत होने पे रिग्रेट रहा है कि मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, डिसीजन मैंने जो भी लिया वो अपना लिया है। ये कभी नहीं मैंने कहा अपने आप को कि ये डिसीजन तुमने उसके कहने पर लिया, क्योंकि मैं सुनता सबके था, डिसीजन मेरा होता था। जी। आपके करियर का यही मूल मंत्र था, सुनो सबका पूरा थ्रू आउट। आप बोल दीजिए, आप अपनी बात कहिए, चाहे आप कोई भी रहिए, यू कैन बी एनीबॉडी, लेकिन आपकी बात सुन लेंगे, हम अपने दिमाग को लगाएंगे, अगर आपकी बात हम मान भी लेंगे तो वो अब मेरा डिसीजन हो गया, आपका नहीं रहा। एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार या विचार होना चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्योंकि आप ही एक पिता हैं सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेरेंट इज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स। नेचर भी एक टीचर है, पेरेंट भी एक टीचर है। पेरेंट का भी रोल है उसके सोचने की शक्ति को डेवलप करना, उसका ज्ञान आप नहीं बढ़ा सकते हैं जी। उससे आप इतने तरह से प्रश्न कीजिए, उल्टा पुल्टा डिस्कशन कीजिए, कोई बात मत बताइए उसको, लेकिन उसको कंफ्यूज कीजिए जिससे कि वो कंफ्यूजन से निकलने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, सोल्यूशन निकाले। आप उसको सोल्यूशन बता के क्या कीजिएगा, एक दो प्रॉब्लम थोड़ा ही है, आप कितने का सोल्यूशन बताइएगा। सर एक महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए कि अभियानंद सर, अभी जो आपकी बाकी की जो भी लाइफ है, भगवान करे आप लंबा रचिए, हमारी तो यही कामना है सर। समाज के लिए आपके अभी कौन से ऐसे दायित्व बाकी रह गए जिनका निर्वहन आप करना चाहते हैं? हेल्थ जी। जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है वो ये है कि पूरा समाज ऑलमोस्ट बीमार है। शायद ही कोई व्यक्ति है जो दवा नहीं खाता है। कुछ लोग रेगुलरली दवा खाते हैं, कुछ लोग पार्टली रेगुलरली खाते हैं। तो रिटायरमेंट के समय मैंने कई बार सोचा कि ये ईश्वर ने हम लोगों के लिए खाने के लिए भोजन बनाया था, जो भी भोजन उगाते हैं हम लोग, जी उसको बनाया था। कि दवा कम से कम खाने लगे, दवा खाने के लिए बना नहीं था। जी। तो ये क्यों हुआ? और हम भी परेशान थे, क्योंकि हम भी दौड़ते भागते जा रहे थे। जो भी डॉक्टर ने दिया कि ये दवाई खाते रहिए, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको डायबिटीज़ है, मेरा तो ओपन हार्ट सर्जरी तक हो चुका है जी, तो उसके लिए रेगुलर आप इतना दवाई खाते रहिए। तो मैं सर पकड़ के बैठा रहता था कि ये खाना तो खाना होता है, दवा कब से बन गया खाने के लिए? तो प्रयोगशाला में दवा तो बनता है, लेबोरेटरी में प्राकृतिक चीज़ तो नहीं है दवा। बिल्कुल। तो फिर ये बात कौनता था, आज भी कौनता है, और उसका रास्ता मैं ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर हूँ नहीं, इसलिए मैं प्रचारित नहीं कर सकता हूँ। कई प्रयोग मैंने अपने ऊपर कर लिए,
और मैंने देखा कि प्रयोग से फ़ायदा ही हुआ है। भोजन को चेंज करके देखा है, इस पूरा फॉल्ट जो है बीमारी का वो भोजन में है। जी। आप गलत चीज़ खाएंगे तो दवा खानी होगी आपको। मुख्य वजह भोजन ही है। मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल बेहद ज़रूरी है लोगों के लिए। लाइफस्टाइल का मेजर पार्ट है भोजन। जी। बाकी सर हमारी बस यही कामना है कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, समाज के लिए अपने योगदान को देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज मैंने द कैजुअल टॉक जो चैनल है उस पर एक इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा लगा, प्रश्न बहुत माकूल थे और स्तर के प्रश्न थे। ये एक नया चैनल है, मैं अपनी तरफ से शुभकामना दूंगा कि ये चैनल आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े, इसी तरीके से स्तरीय काम करे ये। धन्यवाद।